हेलो टू ऑल फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित राणा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेरिस पर। और नेरिस में पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम इन नेरिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 2 है। हम लोगों ने पार्ट 1 में नेरिस का क्लासिफिकेशन, नेरिस का हैबिटेट, नेरिस का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख लिया है। वहां पर एक स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने उसका समझ लिया है। और पेपर सेकेंड ये हमारा चल रहा है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जो भी मैं लेक्चर डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए यार। नेरिस एक कार्निवोरस एनिलिड होता है। कार्निवोरस कहने का मतलब होता है कि ये मांसाहारी है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या खाएगा? मांस को खाता है। एनिमल्स पे ही डिपेंड रहता है, ये प्लांट को नहीं खाता। तो नेरिस एक कार्निवोरस एनिलिड होता है जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब होता है बेटा कि माउथ से शुरू हो और एनस पर फिनिश हो। माउथ टू एनस जितना भी ये पोर्शन आपको मिल रहा है, माउथ से लेकर के एनस तक जो भी बीच के इसके पोर्शन है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। और इनमें फीडिंग एंड डाइजेशन की एक्टिविटी स्पेशल टाइप से होती है। यानी कि यहां पर जो फीडिंग और डाइजेशन, ये किस तरीके से भोजन को ग्रहण करता है और किस तरीके से डाइजेस्ट करता है, उसकी जो एक्टिविटी हो रही है वो यहां पर बहुत ही स्पेशल टाइप से होती है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले इसके कंपोनेंट के बारे में देखते हैं, कौन कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका क्या क्या कंपोनेंट आता है। तो पहले हम लोग देखेंगे यहां पर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो उसका एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, उसमें कितने पोर्शन है और वो कैसा है। देखिए, नेरिस की एलिमेंट्री कैनाल एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फैली रहती है। यानी एक सिरे से या एक भाग से दूसरे भाग तक क्या होगी? ये पाई जाएगी। और ये कैसी होती है? स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स डेफिनेटली अधिकतर जितनी भी हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल होती हैं वो सारी की सारी ट्यूबुलर होती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फैली रहती हैं, जिसका अगला सिरा माउथ व पिछला सिरा एनस के रूप में होता है। ना, माउथ टू एनस, जिसका अगला सिरा माउथ तथा पिछला सिरा एनस के रूप में होता है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल को, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल को 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, या 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला फोरगट, दूसरा मिडगट और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? हाइंडगट। देखिए, फोरगट कहने का मतलब क्या है कि जो माउथ, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स को रिप्रेजेंट करता हो। किसको? माउथ, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। ये 3 पोर्शन ऐसे हैं जहां पर ये पाया जाएगा क्या? फोरगट। फोरगट में आपका आता है बक्कल कैविटी, माउथ एंड फेरिंग्स। वहीं पर मिडगट, मिड मतलब मिडिल, तो मिडिल में आपका आ जाएगा इसोफेगस, आहार नाल, स्टमक, अमाशय और इंटेस्टाइन, आंत। ठीक है, ये 3 पोर्शन कहां रहेंगे आपके? मिडगट में। और ये थर्ड जो पोर्शन है हाइंडगट, इसमें आपका आता है रेक्टम एंड एनस, रेक्टम कैनाल एंड एनस। ये आपका पाया जाता है कहां पर? हाइंडगट में। तो देखिए, यहां पर हम लोग पहले फोरगट की बात करते हैं। तो फोरगट में मैंने बताया कि माउथ, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो यहां पर पहली हेडिंग जो पड़ेगी वो पड़ेगी माउथ एंड बक्कल कैविटी, माउथ एंड बक्कल कैविटी। देखिए इसमें क्या कह रहा है, नेरिस का माउथ एक लॉन्ग ट्रांसवर्स स्लिट, लॉन्ग ट्रांसवर्स स्लिट, स्लिट माने होता है दरार के रूप में होता है, जो प्रोस्टोमियम के लोअर सरफेस, निचली सतह पर ओपन होता है, खुलता है, तथा पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम के निचली सरफेस पर खुलता है तथा पेरिस्टोमियम के द्वारा घिरा रहता है। माउथ के बैक साइड में, माउथ के पिछले भाग में या पिछले सिरे पर एक बड़े आकार की बक्कल कैविटी स्थित रहती है। ठीक है ना। तो बक्कल कैविटी कहां पाई जा रही है? अरे यार, माउथ जो होता है ना, माउथ के अंदर ही क्या होता है एक्चुअल में? ये माउथ हो गया, ये ट्रांसवर्स स्लिट है, ये माउथ है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो एक कैविटी पाई जा रही है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? बक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे उसको बेटा? बक्कल कैविटी। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं फेरिंग्स। सेकेंड हेडिंग पड़ेगी फेरिंग्स। देखिए फेरिंग्स क्या कर रहा है? बक्कल कैविटी अपने पोस्टीरियर एंड में, बक्कल कैविटी अपने पोस्टीरियर एंड में फेरिंग्स के साथ अटैच रहती है। जो फेरिंग्स है, बक्कल कैविटी पीछे की तरफ फेरिंग्स के द्वारा, भाई देखिए इमेजिन करिए, आप ये सोचिए कि हाँ यहाँ पर मैंने माउथ बताया, बक्कल कैविटी बताया, जो मैंने नेरिस बताया था
उसके ही माउथ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर, और उसी के बक्कल कैविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसी के फेरिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, जो थ्योरी बोल रहा हूं, इसको आप अपने माइंड में क्रिएट कीजिए, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला बेटा। थ्योरी बहुत अच्छी लिखी हुई है। बक्कल कैविटी अपने पोस्टीरियर एंड में फेरिंग्स के साथ, पिछले भाग में फेरिंग्स के साथ जुड़ी रहती है, ठीक, अटैच रहती है। सामान्यतः बक्कल कैविटी तथा फेरिंग्स, जो बक्कल कैविटी होती है और फेरिंग्स होती है, वो एक ही थिन एनवलप में, थिन एनवलप कहने का मतलब हो गया यहां पर, एनवलप कहने का मतलब हम लेयर भी कह सकते हैं, एनवलप मतलब लिफाफा टाइप होता है। तो थिन एनवलप में अरेंज रहने के कारण, यानी एक साथ ये जुड़ी हुई हैं, एक साथ जुड़ी रहने के कारण एक जैसी संरचना के रूप में दिखाई देती हैं, एक जैसी संरचना के रूप में दिखाई देती है। इसे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा कह सकते हैं हाँ ये बक्कल कैविटी है, ये आपका फेरिंग्स है, फॉर्म में दिखाई देती हैं, जो बॉडी के 4 से 5, यानी कि जो उसका बॉडी रहता है वो सेगमेंटेड होता है, मैंने बताया है, ठीक है, जो बॉडी के 4 से 5 सेगमेंट तक स्थित रहती है। नई लाइन से देखिए, फेरिंग्स एक कैविटी के सिमिलर संरचना होती है, फेरिंग्स एक कैविटी के सिमिलर संरचना होती है, जिसके थिक वॉल होती है, जिसमें थिक वॉल होती है तथा इसकी वॉल पर जॉ माने जबड़े, तथा इसकी वॉल पर जबड़े का एक जोड़ा स्थित रहता है, यानी कि जो जबड़े होते हैं वो यहां पर एक जोड़ी के रूप में पाए जाएंगे। इन जबड़ों के इनर कॉर्नर आरी के सिमिलर नुकीले होते हैं, यानी कि जो इनका इंटरनल या जो कॉर्नर होता है, जो इंटरनल कॉर्नर होता है, उसमें आरी आपने देखी होगी यार, जैसे लकड़ी काटते हैं तो उसमें जिस तरीके से दांत बने होते हैं, उसी तरीके से यहां पर उसी की तरीके से सिमिलर, बिल्कुल उसी तरीके से क्या होगा, नुकीली संरचना यहां पर पाई जाएंगी। तो यहां पर लिखा है इन जॉ के इनर कॉर्नर आरी के सिमिलर नुकीले होते हैं, ठीक है। फीडिंग के समय, जब फीडिंग करता है ये नेरिस, फीडिंग के समय फेरिंग्स का इनर पोस्टीरियर पार्ट बक्कल कैविटी से बाहर की ओर निकलता है। ओहो, यानी कि ये माउथ है, माउथ के पीछे बक्कल कैविटी है और बक्कल कैविटी के पीछे फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स क्या करेगा, जब फीडिंग करने का टाइम आएगा तो फेरिंग्स पीछे से आगे की तरफ, फेरिंग्स पीछे से बक्कल कैविटी से होते हुए माउथ के बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो ये फेरिंग्स है और जब इसको फीडिंग करना है तो ये बाहर की तरफ इस तरीके से निकल आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से बाहर आ गया। और यहीं पर क्या पाया जा रहा है, टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं, सॉरी, यहीं पर आपके टीथ पाए जा रहे हैं। जो टीथ है आपके नहीं बल्कि नेरिस के यार, जो टीथ है वो क्या करेगा, एनिमल्स को कैप्चर कर लेगा, जो भी मतलब इसके योग्य होगा खाने वाला, अभी नहीं वेल मछली को खा लेगा, एनिमल्स को कैप्चर कर लेगा। जो स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट है, इंसेक्टिवोरस होता है एक्चुअल में, तो इंसेक्ट्स को ये पकड़ेगा, ये भी एक इंसेक्ट है, और उसको खा लेता है और पकड़ने के बाद में अगेन पीछे की तरफ ले जाता है। ये भी एक खास बात है। तो मैंने क्या बताया, इनर पोस्टीरियर पार्ट बक्कल कैविटी से बाहर की ओर निकलता है, जिसे प्रोबोस्किस, सूंड जिसे क्या कहते हैं, प्रोबोस्किस कहते हैं, जिस पर पाए जाने वाले जॉ फूड कैप्चरिंग में सहायता करते हैं। यानी कि इस फेरिंग्स पर या हाँ, इस फेरिंग्स पर जो जॉज पाए जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फूड के कैप्चरिंग में सहायता करते हैं। तथा इस क्रिया को, किस क्रिया को, ये जो फेरिंग्स का माउथ के बाहर आना, तथा इस क्रिया को इन्वर्शन ऑफ फेरिंग्स, इवर्शन, सॉरी, इस क्रिया को इवर्शन ऑफ फेरिंग्स कहते हैं, इवर्शन ऑफ फेरिंग्स कहते हैं। चलिए अब लोग देखते हैं इसोफेगस। थर्ड पॉइंट है इसका इसोफेगस। इसोफेगस आपका आता है मिडगट में, ये दोनों आपके आते हैं कहां, फोरगट में, और इसोफेगस आपका आएगा, इसोफेगस स्टमक इंटेस्टाइन, ये कहां आएगा, मिडगट में। तो इसोफेगस देखते हैं, थर्ड पॉइंट है, हेडिंग है, फेरिंग्स अपने पोस्टीरियर एंड पर एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं। क्या कह रहा है समझिए, जो फेरिंग्स होता है वो अपने पोस्टीरियर, पिछले भाग में एक थिन ट्यूब लाइक संरचना में ओपन होते हैं, जिसे इसोफेगस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, इसोफेगस कहते हैं। यह संरचना फेरिंग्स के पीछे बॉडी के 5th सेगमेंट तक स्थित रहती है। इसोफेगस जो होता है वो बॉडी के 5th सेगमेंट तक क्या होता है, स्थित रहता है। नई लाइन से देखिए, इसोफेगस में एंटीरियर एंड के पास इसोफेगस में एंटीरियर एंड के पास स्पेशल टाइप की ग्लैंड स्थित रहती है, स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स स्थित रहती। कह रहा है जो इसोफेगस है उसके एंटीरियर एंड, जो उसका एंटीरियर एंड है उसके पास में कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्थित रहती हैं, जिसे इसोफेजियल ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि इसोफेगस के पास है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसोफेजियल ग्लैंड कहते हैं।
इन स्ट्रक्चर द्वारा या इन ग्लैंड्स के द्वारा फूड डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है, ठीक है ना। तो यहां पर इसोफेजियल ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या करेगा, एंजाइम्स का सेक्रेशन कराएगा, और ये एंजाइम क्या करेगा बेटा, ये एंजाइम जो नैरिस ने फूड को कैप्चर किया है उसको डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं इसका स्टमक और इंटेस्टाइन। चलिए हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का स्टमक एंड इंटेस्टाइन देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, फोर्थ पार्ट है, नैरिस के डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक एक स्पष्ट संरचना के रूप में नहीं पाया जाता, यानी कि जो स्टमक होता है इसका कोई एक स्पेशल या हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये एक सिंपल नॉर्मल कंडीशन में ही होगा। तो क्या लिखा, नैरिस के डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक एक स्पष्ट संरचना के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि इसोफेगस के बैक साइड में एक थिन वॉल वाली स्ट्रेट ट्यूब लाइक संरचना स्थित रहती है। कह रहा है बल्कि इसोफेगस के बैक साइड में पीछे की ओर एक थिन वॉल वाली, एक पतली भित्ति वाली स्ट्रेट सीधी ट्यूब लाइक नलिका रूपी संरचना स्थित रहती है, जिसे ही स्टमक एंड इंटेस्टाइन माना जाता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही ट्यूब लाइक संरचना जो इसोफेगस के बैक साइड में है, उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, उसी को हम लोग स्टमक और इंटेस्टाइन मान लेते हैं। इंटेस्टाइन सेपरेटली नहीं होता, ना ही स्टमक अलग अलग होता है, मतलब अलग नहीं होते, एक में ही ज्वाइंट रहते हैं। यह बॉडी के लास्ट पार्ट तक स्थित रहती है, यानी कि जो बॉडी का लास्ट सेगमेंट होता है वहां तक ये स्टमक और इंटेस्टाइन पाया जाएगा। इस पार्ट की वॉल में, यानी इस भाग की जो भित्ति है उसमें ग्लैंड्स स्थित रहती हैं। ग्लैंड्स कौन सी वाली, डाइजेस्टिव ग्लैंड स्थित रहती हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन करती हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ना बेटा, ये एंजाइम्स फूड के डाइजेशन में सहायता करते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा है रेक्टम। रेक्टम क्या कर रहा है, रेक्टम आपको मालूम है कि ये लास्ट पोर्शन है हाइड्रेट का। तो यहां पर देखिए, यह एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है जो बॉडी के लास्ट सेगमेंट में स्थित रहता है। यह ग्लास के सिमिलर संरचना होती है, यह ग्लास के सिमिलर संरचना होती है जो बॉडी के आउटसाइड में एनस ओपनिंग, किसके द्वारा, एनस ओपनिंग के रूप में ओपन होता है। ठीक है, एनस ओपनिंग के रूप में ओपन होता है। अब देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट यहां पर है, फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म। हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल देख लिया इसका, नैरिस का। अब हम लोग को देखना है कि ये जो फूड का मैकेनिज्म है या जो फीडिंग, ये जो फूड है, ये फूड क्या है और इसका जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म इन नैरिस में किस तरीके से फूड और फीडिंग का मैकेनिज्म होता है। तो देखिए लिखा है, नैरिस एक कार्निवोरस एनिलिड होता है जो मुख्य रूप से इंसेक्ट के लार्वा, जो मुख्य रूप से इंसेक्ट एंड लार्वा को फीड करता है, खाता है। फीडिंग के समय नैरिस के फेरिंग्स का पोस्टीरियर इनर पार्ट बक्कल कैविटी से बाहर निकलकर फूड को कैप्चर करने में सहायता करता है। ठीक है ना, मैंने बताया ना, बक्कल कैविटी से बाहर फेरिंग्स निकलता है माउथ के बाहर और क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है। तथा इस प्रकार की फीडिंग 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। यानी इस प्रकार की जो फीडिंग है वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही। पहला जो स्टेप यहां पर होगा वो होगा इवर्शन ऑफ फेरिंग्स। इवर्शन कहने का मतलब होता है, इवर्शन मतलब बाहर निकलना, फेरिंग्स का आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर आना क्या कहलाता है, इवर्शन कहलाता है। देखें साहब, नैरिस में फीडिंग के समय फेरिंग्स के इनर पोस्टीरियर पार्ट का उल्टी दिशा में यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में माउथ कैविटी से बाहर आना इवर्शन कहलाता है। सिंपल ही तो है यार, याद हो जाएगा। माउथ कैविटी के बाहर आना ही क्या कहलाता है, इवर्शन कहलाता है। फेरिंग्स का प्रोबोस्किस को या प्रोबोसिस को इवर्शन की क्रिया द्वारा बाहर निकलता है तथा इसकी सतह पर उपस्थित या प्रेजेंट जबड़े फूड कैप्चर में सहायता करते हैं, फूड को पकड़ने में सहायता करते हैं। ध्यान से देखिए, प्रोबोसिस मसल्स तथा बॉडी वॉल, यानी कि प्रोबोसिस जो होता है उसमें जो मसल्स पाई जाती है तथा उसकी जो बॉडी वॉल है, प्रोबोसिस मसल्स तथा बॉडी वॉल के श्रिंक
के कारण, सिकुड़ने के कारण बाहर निकलता है, श्रिंक होने के कारण बाहर की ओर बाहर की ओर इवर्शन होता है, रिवर्स होता है। सेकंड देखिए, जब अब जाहिर सी बात है कि जब प्रोबॉस्सिस बाहर निकलेगा माउथ के तो डेफिनेटली वो फूड को कैप्चर कर लेगा। फूड को कैप्चर करने के बाद में क्या होगा, इस फूड को बॉडी के अंदर ले जाना है। तो ये जो प्रोबॉस्सिस बाहर की ओर निकला है फेरिंक्स के थ्रू, वो क्या होगा, अब अंदर की तरफ रिट्रैक्ट होगा। तो हम लोग देखेंगे रिट्रैक्शन ऑफ फेरिंक्स, यानी कि फेरिंक्स बाहर निकला तो कहलाता है इवर्शन, और अंदर जाता है अगेन उसी अपनी ही स्थिति में जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिट्रैक्शन ऑफ फेरिंक्स। तो देखिए रिट्रैक्शन ऑफ फेरिंक्स क्या कहता है, कह रहा है प्रोबॉस्सिस पर अरेंज जबड़े फूड को कैप्चर करने के बाद, प्रोबॉस्सिस पर अरेंज जबड़े फूड को कैप्चर करने के बाद स्पेशल टाइप की रिट्रैक्टर मसल्स की सहायता से, स्पेशल टाइप की रिट्रैक्टर मसल्स की सहायता से वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, जिसे रिट्रैक्शन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन कहते हैं। इस क्रिया के कारण प्रोबॉस्सिस वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। वेरी गुड। इस क्रिया के कारण क्या होता है, प्रोबॉस्सिस जो होता है बॉडी के अंदर अगेन चला जाता है। इस प्रकार फूड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चला जाता है, यानी कि फूड को कैप्चर करके वापस जा रहा है ना, तो इस प्रकार क्या होगा, फूड जो होगा वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में देखें कि जो फूड अंदर गया है उसका डाइजेशन कैसे होगा, और उस डाइजेस्टेड फूड में जो यूजफुल मटेरियल है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, और डेफिनेटली क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसके बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका डाइजेशन कैसे हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, लास्ट पोर्शन है, देखें। फेरिंक्स के इवर्शन व रिट्रैक्शन के द्वारा प्राप्त फूड को एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में होने वाली, फेरिंक्स के इवर्शन व रिट्रैक्शन के द्वारा प्राप्त फूड को एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में होने वाली स्पेशल टाइप के मूवमेंट की सहायता से फेरिंक्स के पोस्टीरियर पार्ट में, यानी कि बहुत ही स्पेशल टाइप का यहां पर मूवमेंट होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इसको कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की सहायता से फेरिंक्स के पोस्टीरियर पार्ट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना, जिसके बाद फूड इसोफेगस में पहुंचता है, नैरिस में फूड डाइजेशन की सबसे अधिक क्रिया स्टमक व इंटेस्टाइन में होती है। नैरिस में फूड डाइजेशन की सबसे अधिक क्रिया कहां होती है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में होती है, तथा इस डाइजेशन एक्टिविटी में इसोफेजियल ग्लैंड, मैंने बताया था ना, इसोफेगस के एंटीरियर एंड पर क्या पाई जाती है, इसोफेजियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वही इसोफेजियल ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रीट डिफरेंट टाइप के एंजाइम, जैसे अमाइलेज, है ना, जैसे एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज आदि बहुत सारे होते हैं, फूड के डाइजेशन में सहायता करते हैं। ठीक है ना, फूड के डाइजेशन में क्या करेंगे, सहायता करेंगे, किसके थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू। लाइन से देखें, फूड डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वह स्टमक व इंटेस्टाइन पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंटेस्टाइन में ही होता है, स्टमक में तो डाइजेशन होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर अब ये क्या, कौन सा स्टमक है कौन सा इंटेस्टाइन है ये तो पता नहीं है, तो इस वजह से हम लोग दोनों लिख सकते हैं, स्टमक को इंटेस्टाइन पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है, तथा बाकी का अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, बाकी का बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रेक्टम में स्टोर हो जाता है, तथा एनस की सहायता से बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा नैरिस का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ है। अच्छा, इसका जो टोटली हम कह सकते हैं नैरिस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है वो भी मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो के एंड में आपको जो है ना इसका पिक मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस लेक्चर को या इस वीडियोस को आप अपने मित्रों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम आने वाला है और उनका और आपका दोनों का फायदा हो सके। थैंक्स अ लॉट।